तो कल हम लोगों ने लिंक किया था कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो क्रेब्स साइकिल से कैसे लिंक करेगा। आज हम लोग देखने वाले हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का होल प्रोसेस और क्रेब्स साइकिल का होल प्रोसेस, ये दोनों कैसे जो है एक दूसरे से कोरिलेट करता है और पूरी तरह से समझते हैं। पहले तो ये याद रखना जरूरी है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है जिसमें आप ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करोगे वो बिल्कुल कुछ अपोजिट जैसा ही आपको दिखेगा। कुछ केमिकल के कारण, कुछ एंजाइम के कारण जो है रिएक्शन में कुछ चेंजमेंट आएगा। अदरवाइज लगभग रिएक्शन आपको क्या मिलेगा, सिमिलर मिल जाएगा। जैसे फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना रहे थे उसी तरह से ये टूटना शुरू करेगा, है ना। तो यहाँ देखते हैं कि किस तरह से टूटता है और कैसे कैसे जो है पायरुवेट बदलता है और पायरुवेट के बाद फिर किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल होता है। ठीक है, तो आप समझते हैं जरा सा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक हमारा हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, है ना, ग्लाइकोलाइसिस एंड द क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को एक साथ हम लोग देखते हैं। ऐसे कुछ बता दें आपको नॉर्मल जानकारी के लिए, तो ग्लाइकोलाइसिस का डिस्कवरी हुआ था 1913 में, है ना। 1930 में डिस्कवरी हुआ था और इसको डिस्कवर किया था 3 साइंटिस्ट ने, जिसमें नाम आता है इम्बडेन। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है इम्बडेन, एक है मेयरहॉफ और एक है पार्नर। तो 3 साइंटिस्ट ने मिलकर के इस चीज को जो है रिकॉग्नाइज किया, समझा। इसीलिए इसको हम लोग एक और नाम देते हैं ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस को क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे। ई मतलब इम्बडेन, है ना, एम मतलब मेयरहॉफ, है ना, और पी मतलब पार्नर। तो ये 3 जर्मन साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया हुआ है ग्लाइकोलाइसिस को। ठीक है, तो समझते हैं कि कैसे होता है। थोड़ा सा इसको रिकॉग्नाइज कर लो, बता देते हैं आपको। ई एम, हाँ ऐसे करके लिख देते हैं। ऐसे तो मालूम ही है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है। ग्लाइकोलाइसिस, है ना, ग्लाइकोलाइसिस इज also known as EMP pathway. EMP pathways after the name of German scientist. After the name of German scientist who discovered it in 1930. In 1930, ठीक है। अब यहाँ पर EMP मतलब इम्बडेन, है ना। ई का मतलब क्या, इम्बडेन। एम का मतलब क्या, मेयरहॉफ, है ना, मेयरहॉफ। और इसके बाद क्या है, पार्नर। ये नाम है साइंटिस्ट का, इम्बडेन, मेयरहॉफ, पार्नर। ठीक है, क्लियर है। बाकी आपने डेफिनेशन लिखा हुआ है कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, तो ग्लूकोज ब्रेक करता है मल्टी स्टेप में और पायरुविक एसिड बनाता है। ओके, तो ध्यान देंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस, है ना। ग्लाइकोलाइसिस completed in various steps. तो वेरियस स्टेप्स की यहाँ पे बात हो गई। अब स्टेप्स हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि ये ग्लाइकोलाइसिस कैसे होगा। ठीक है, रेडी है, लिख लिया इतना आपने? यस सर।
चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे ग्लाइकोलाइसिस को। ठीक है, चलिए तो समझते हैं अब जरा बारी बारी से क्या होगा, कैसे होगा, जो स्टेप्स को मिटा दो इसको, क्योंकि अब स्टेप पढ़ने वाले हैं हम लोग। यस ध्यान से ध्यान देंगे, मतलब ध्यान से ध्यान देना है, समझ रहे हो? क्योंकि हमें जहां तक मालूम है कि किसी भी चीजों को देखने के लिए सिर्फ आंखों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ब्रेन भी कंसंट्रेट होना चाहिए। सही बात कि नहीं? ठीक है, तो Yes. इसीलिए आपको कह रहे हैं कि ये बस एकदम कंसंट्रेट करिएगा और ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेंट डिफरेंट इस्तेमाल कर लूंगा ताकि आप क्लियर दिख जाए। चलिए तो ऊपर मिटा देते हैं क्योंकि लंबा प्रोसेस है ये। यहाँ पर मैं इस्तेमाल करता हूँ ग्लूकोज। ठीक है, ये है ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को ब्रेक करना है, दिख रहा है? इस ग्लूकोज को ब्रेक करना है। ग्लूकोज कितने कार्बन मॉलिक्यूल है बताओ? ग्लूकोज कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज इस्तेमाल करता है एटीपी और एक फॉस्फेट को यूज कर जाता है। यानी ग्लूकोज को फर्स्ट टाइम ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। समझ रहे हो बात को? ग्लूकोज टूट करके एनर्जी देगा, लेकिन आप सोचो कि बिजनेस जब करते हैं कोई भी, तो पहले हमको इनकम मिलता है कि पहले पूंजी लगाते हैं? समझना है? तो ऐसे ही हमारे पास ये बॉडी में जो ग्लूकोज गया सेल के पास, तो ऐसा ही कंडीशन इसमें भी है। हमको ग्लूकोज टूटने से एनर्जी मिलेगा, उससे पहले ग्लूकोज तोड़ने के लिए एनर्जी हमको देना पड़ेगा। बुझाया बात? समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, तो यही कारण है कि यहाँ पे क्या होता है कि जब हम एटीपी का इस्तेमाल करते हैं, यानी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ अब यहाँ पे जो फॉस्फेट इस्तेमाल हुआ वो कन्वर्ट होकर के बना देगा। आपको याद है कुछ बताए थे कि कार्बन 6, ये 6 कार्बन इसके पास है, तो क्या बदल जाएगा? 6 नंबर कार्बन पे लग जाएगा, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नाम बदल जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो जाएगा। क्यों भाई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्यों होगा? क्योंकि 6 नंबर कार्बन पे ही फॉस्फेट ऐड होता है, इसीलिए हम इसका नाम बदल देंगे क्या? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये रिएक्शन करवाने के लिए जो एंजाइम यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे जो एंजाइम का इस्तेमाल हुआ है, उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम है यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है? हेक्सोकाइनेज। ठीक है, हेक्सोकाइनेज। इसके अलावे चाहो तो यहाँ पे आप ये भी जान सकते हो कि मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन उतना ज्यादा नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो आप समझ सकते हो। हेक्सोकाइनेज एंजाइम और मैग्नीशियम भी यहाँ पे होना चाहिए, तब ये ग्लूकोज एटीपी इस्तेमाल करता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अभी जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है, अब इसका क्या होता है ना? इसका क्या होता है? तो आगे ये जो है, ये ग्लूकोज का आइसोमेराइजेशन होगा। यहाँ पे एक एंजाइम है जिसको कहते हैं आइसोमेरेज। कौन सा एंजाइम? आइसोमेरेज एंजाइम। अभी जो आइसोमेरेज एंजाइम है, इसका एक और नाम भी हो सकता, मतलब आइसोमेरेज को बड़ा अगर नाम देंगे तो हो जाएगा फॉस्फोहेक्सोकाइनेज आइसोमेरेज। समझ रहे हो? फॉस्फोहेक्सोकाइनेज मतलब फॉस्फेट भी है और हेक्सोज भी है। हेक्सोज क्यों कह रहे हो? ग्लूकोज को हेक्सोज क्यों कहेंगे?
6 कार्बन मॉलिक्यूल। ग्लूकोज को हेक्सोस, हाँ 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो ग्लूकोज को हेक्सोस कहते हैं। तो इसका मतलब है टोटल अगर पूरा नाम इसका लिया जाए तो क्या हो जाएगा, फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज। ठीक है, तो नॉर्मली हमने नाम दे दिया आइसोमेरेज। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो प्रोसेस होगा यहाँ पे आइसोमेराइजेशन। कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइज होना मतलब अरेंज होना। ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं है, फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल, मतलब ग्लूकोज और फॉस्फेट ही है, लेकिन अब क्या होगा, रीअरेंजमेंट होता है। तो आपको मालूम है जब रीअरेंजमेंट होगा तो ग्लूकोज रीअरेंज होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, बस अरेंजमेंट चेंज होने से किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज 6 6 फॉस्फेट में, है ना, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, अब ध्यान देते हैं। अब आपको मालूम है कि जब आप थोड़ा और डिटेल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर फॉस्फेट ऐड होने का प्रोसेस है। तो जब किसी भी रिएक्शन में फॉस्फेट ऐड हो तो यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे कि फॉस्फोराइलेशन हुआ है। क्या हुआ है, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन हुआ है। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन हुआ, फॉस्फेट ऐड हुआ है। और यहाँ पे चेंजमेंट क्या हुआ, इसमें भी 6 कार्बन और इसमें भी 6 कार्बन, सेम वही है, बस ग्लूकोज का यहाँ पे नाम क्या हो गया, फ्रुक्टोज हो गया। तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोमेराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, आइसोमेराइजेशन। ठीक है, डिटेल में कह रहा हूँ, अरे बस समझ में। यस सर। आइसोमेरेज किसका नाम दिया? आइसोमेराइजेशन, आइसोमेरेज, आइसोमेरेज एंजाइम है। इसके प्रेजेंस में ग्लूकोज क्या हुआ, अरेंज हुआ, और अरेंज होकर के किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए क्या सर होता वो है, हेक्सोकाइनेज क्या किया था? हैं, अरे यार पूरा नाम लिख दें आइसोमेरेज का, हेक्सोकाइनेज। ये जो हेक्सोकाइनेज है इसके प्रेजेंस में ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो भी रिएक्शन होता है, कोई भी रिएक्शन होता है तो उसके लिए एंजाइम आवश्यक है ना। तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए एंजाइम की आवश्यकता हेक्सोकाइनेज है। ठीक है, और ग्लूकोज को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए एंजाइम क्या चाहिए, आइसोमेरेज एंजाइम चाहिए। ठीक है, क्लियर है, आई बात समझ में। अब क्या होगा, यस। तो फिर से यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन करते हैं। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे करेंगे, इसका फॉस्फोराइलेशन करेंगे। तो क्या होता है समझिएगा, फॉस्फोराइलेशन ऐसे यहाँ पे इसको अगर कहोगे तो जिसमें आइसोमेराइजेशन होता है उसको हम लोग ऐसे करके दिखा सकते हैं। जिसमें आइसोमेराइजेशन होता है उसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से इस्तेमाल हुआ, एटीपी का इस्तेमाल हुआ और कन्वर्जन हुआ किसका, एडीपी का। तो सोचिए, आपको याद होगा मैंने कहा था कि यहाँ पे अब बदल जाएगा, फ्रुक्टोज का तो फ्रुक्टोज ही रह जाएगा। 6 नंबर पे फॉस्फेट एक पहले से ऐड है, तो जो नया फॉस्फेट ऐड हुआ वो कितने नंबर पे हुआ, 1 नंबर पे, और 6 नंबर पे पहले है, तो फॉस्फेट की संख्या अब कितनी हो गई, बाई फॉस्फेट। आ रहा है समझ में। ये प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस में। आपने देख लिया बहुत आसान तरीके से कि किस तरह से तुरंत कन्वर्जन हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें टाइम लगता है। ये रिएक्शन हो रहे हैं, करीब करीब 10 स्टेप रिएक्शन होता है, जिसमें से अभी आपने 1, 2 और 3 रिएक्शन ही कंप्लीट किया है। और आपको यहाँ पर भी क्या हुआ, फॉस्फेट ऐड हुआ है, यानी फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस आपने देखा, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे फर्स्ट है और यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन क्या है, सेकेंड है। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे कहोगे कि कौन सा एंजाइम काम करता है,
यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करता है? तो यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है उसका नाम है काइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? काइनेज एंजाइम। ऐसे पूरा नाम अगर देंगे तो हो जाएगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। पूरा नाम हो जाएगा क्या? मैंने छोटा नाम दिया है, सिर्फ काइनेज। पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज हो जाएगा। ठीक है, छोटा नाम याद रहेगा कि ये एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ है। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब क्या होगा आगे समझिएगा। अब आगे का जो प्रोसेस है इसमें ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, ये फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट हुआ? ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट। याद है आपको ग्लूकोज बनाते समय फोटोसिंथेसिस में ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट बना था? यस सर। तो यहाँ पे क्या हुआ? फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट टूट करके कन्वर्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट में जो कन्वर्ट हुआ है उसके लिए जो यहाँ पे एंजाइम है, ठीक है, यहाँ पे जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है? तो एंजाइम का नाम बताता हूं एल्डोलेज। कौन सा एंजाइम? एल्डोलेज एंजाइम। बाकी कुछ भी नहीं इस्तेमाल हुआ, बस एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंट में ये प्रोसेस हुआ है। अरे बात समझ में है ना? एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ है। हाँ, एक और चीज कह सकते हैं, एक और चीज कह सकते हैं कि ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, दे कैन कन्वर्टेड इनटू, ये कन्वर्ट हो सकता है। किसमें कन्वर्ट हो सकता है? याद है क्या बताए थे? एक और चीज बताए थे, किसमें कन्वर्ट हो सकता है? शॉर्ट करके लिख दूं? कौन सा बोलो? DHAP, DHAP। और DHAP इसलिए क्योंकि ये आइसोमेराइज करता है, यहाँ पे आइसोमेराइजेशन होता है। ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट DHAP में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे क्या होगा? आइसोमर, आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होगा? आइसोमेराइजेशन होगा। ठीक है, आइसोमेराइजेशन यहाँ लिख देते हैं, आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन होगा, ऐसा होता है। अब केस बनता है क्या है उसके अनुसार से। ठीक है, जैसे आपको याद है ना DHAP बताए थे कि अ पार्ट ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू DHAP। रिएक्शन को देखना, फोटोसिंथेसिस के समय बताया हुआ है। ठीक है, तो हम लेकर के ये इसको नहीं लेकर के चलेंगे, लेकर के चलेंगे ग्लिसरल्डिहाइड को ही सीधा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सारी बात समझ में? एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्जन हो गया? फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है, या DHAP, ये फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो सकता है ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट में, या कन्वर्ट हो सकता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है सर, फ्रुक्टोज अरे बस 1,6 समझ में बाइफॉस्फेट क्यों पड़ा नाम? क्या? फ्रुक्टोज 1,6 बोलो बोलो फॉस्फेट बाई 1,6 बोलो क्यों रे, पड़ा? आवाज ही नहीं आ रहा है। तुम लोग पढ़े ही नहीं अभी तक, है ना? अभी तक तुम लोग नोमेनक्लेचर नहीं पढ़े हो। ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो ये जो 6 कार्बन है, मान लिया जाए कि 6 नंबर कार्बन ये है ना, और 6 कार्बन पे आपने फॉस्फेट दे दिया है, तो फॉस्फेट का रिप्रेजेंटेशन दिखाओगे ना कि कितने नंबर कार्बन पे फॉस्फेट है। फिर मान लिया जाए कि 1 कार्बन ये है और फिर फॉस्फेट दूसरा इस पे ऐड किया, तो बताओगे ना कि 1 नंबर पे और 6 नंबर पे क्या है? फॉस्फेट है।
तो 1 नंबर और 6 नंबर पे फॉस्फेट है, तो 2 मिलाकर कितना फॉस्फेट हो गया? आया वन बुझाया सिक्स कुछ? बाई समझ फोर में आई बात? समझ में यस आया सर। बात? ठीक है, तो इसीलिए उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने नंबर पे है फॉस्फेट, 1 नंबर और 6 नंबर पे। ठीक है, हाँ। अब देखिए क्या होता है आगे। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अब ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन होता है। ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पे अब रिएक्शन होगा। देखो इतने में आएगा भी नहीं, हमें एक और स्टेप चलना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि कंप्लीट दिख जाए। यहाँ पे अब जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं, ध्यान देंगे, ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे एक एंजाइम रहेगा, वो एंजाइम क्या है? तो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है? डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज नाम से पता चल रहा है कुछ? डीहाइड्रोजिनेज नाम से क्या करने वाला है? ये एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होगा? इस हाइड्रोजन एंजाइम के रिलीज कर प्रेजेंट में क्या होगा? हाइड्रोजन रिमूव करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो क्या कंडीशन बनने वाला है मालूम है? क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होता है कि यहाँ पर भी एनर्जी इस्तेमाल होता है। एनर्जी इस्तेमाल होता है, यहाँ दिखाना पड़ेगा ऐसे करके। यहाँ पे 2PI, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 2NAD। अब ये ध्यान देना, NAD। ठीक है, और यहाँ पर 2 फॉस्फेट और NAD, और ये रिएक्शन होगा डीहाइड्रोजिनेज। जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा मालूम है? ये दोनों जुड़ करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2NADH। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2NADH। 2NADH प्लस H आयन, इस तरह से कन्वर्ट हो। याद है, बना था इस तरह से फोटोसिंथेसिस के समय? यस। याद है? ठीक है, अब ऐसा जब होगा तो डीहाइड्रोजिनेज जब होगा तो टूटेगा, और टूटने के बाद ये जो फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट था, यहाँ जो डीहाइड्रोजिनेज है, ये टूट करके कन्वर्जन हो जाएगा। किस में कन्वर्जन हो जाएगा इसका? तो नाम बदल के इसका हो जाएगा यहाँ पे, है ना, किसमें बदल जाएगा? बोलो जल्दी से, किसमें बदलेगा जी? बदल जाएगा 1,3, 1 नंबर और 3 नंबर पे। ठीक है, 1,3 बाई फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना लेगा। आपको याद है पीजीए बनाए थे, जीएपी से यस सर। कन्वर्जन हुआ था पीजीए में। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे इसका शॉर्ट अगर करोगे तो शॉर्ट में क्या हो जाएगा? 1,3, है ना, डाई पीजीए या बाई पीजीए, तो क्या हो जाएगा? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी PGA। जीएपी से कन्वर्जन किसमें हुआ फिर? पीजीए में। हालांकि हम लोग को याद है, हमने सबसे पहले CO2 और RuBP को रिएक्ट करके क्या बनाया था?
फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाया था। तो यहाँ फिर फिर पीजीए के बाद फिर बनाया था जीएपी। अब रिवर्स हो रहा है, तो रिवर्स हो रहा है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो गया? पीजीए में। जीएपी कन्वर्ट हो गया पीजीए में, है ना, पीजीए में कन्वर्ट हो गया। अब देखो अब क्या होता है, यहां तक कर लिया कंप्लीट, मिटाना पड़ेगा हमें लगता है, मिटाना पड़ेगा। इसको प्रोसेस को लिख देता हूं कि क्या हुआ यहाँ पे। NADPH ना था, NADPH निकलेगा यहाँ पे। यहाँ पे पी नहीं है निकला, फॉस्फेट नहीं है निकला, यहाँ तो यस एनर्जी इस्तेमाल हुआ ना। यहाँ देखो तो फॉस्फेट का बाई फॉस्फेट तो है ही, ठीक है, यहाँ तो एनर्जी इस्तेमाल किया। तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के साथ साथ क्या प्रोसेस हुआ है, तो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया। यस अच्छा, ये जो प्रोसेस हुआ इस मेथड को क्या बोलते हैं? इस मेथड को बोलते हैं लाइसिस। इसको बोलते हैं लाइसिस। लाइसिस क्यों? तो ये टूट गया, इसका आइसोमेराइजेशन नहीं हुआ, ये टूटा, इसमें कन्वर्जन हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट एक अलग मॉलिक्यूल में टूट गया, तो लाइसिस। ठीक है, मिटाना पड़ेगा। अब इस प्रोसेस हम यहां से मिटाएंगे थोड़ा सा। क्या इधर कोई दिक्कत है समझने में? बोलिए। हाँ, यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक है, यहीं तक छोड़ते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो फिर आगे करेंगे। इसको अब हम जो है इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, इसको यहां से डायरेक्ट हम लाइन खींच रहे हैं, इसको हम यहां से लाइन खींच रहे हैं, समझ रहे हो बात को? ये अंडरस्टूड कर रहे हो? यस ठीक है, अब ये जो 1,3 बाई पीजीए है, 1,3 जो बाई पीजीए है, यहाँ पर ये क्या होता है, तो यहाँ पर होगा काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होगा। कौन सा एंजाइम होगा? काइनेज। काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ पर से प्रोसेस ये होता है कि इस प्रोसेस में होता है एटीपी सिंथेसिस, पहले से मौजूद है 2 ADP, और यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस होता है तो फॉर्मेशन करता है 2 ATP का। क्या बनाता है? 2 ATP का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए ये जो स्टेप है, इस स्टेप को कहते हैं क्या? एटीपी सिंथेसिस स्टेप। एटीपी सिंथेसिस, ये जो रिएक्शन हुआ यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस हुआ। अब तुम खुद बताओ, यहाँ पे 2 फॉस्फेट था, यहाँ पे क्या है? 2 फॉस्फेट है, और यहाँ पे फॉस्फेट इस्तेमाल हो गया, तो बताओ अब कितना फॉस्फेट रह जाएगा, बताइएगा। 2 का 2 फॉस्फेट यहाँ पे इस्तेमाल हो गया है, तो अब क्या हो जाएगा बताओ? एक भी नहीं बचा। पीजीए बनेगा। ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ना, क्योंकि 2 फॉस्फेट वहां पे प्रेजेंट था। अब यहाँ पे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? PGM। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो अब कन्वर्ट हो जाएगा, एक ही फॉस्फेट वहां पे बचेगा, 3 PGA, 3 फॉस्फो
ग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक फॉस्फेट का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। देखो अब तुम रिएक्शन को ऐसे समझना, कंफ्यूज यहाँ पे हो गए होगे, थोड़ा सा कंफ्यूज क्या हुए होगे मालूम है? क्या कंफ्यूजन हुआ? कंफ्यूजन ये हुआ होगा कि जब 2 फॉस्फेट यहाँ पे था और 2 फॉस्फेट यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, तो फिर ये को कैसे बच गया 3 नंबर पे फॉस्फेट? अरे बस समझ में, 3 नंबर पे फॉस्फेट कैसे बच गया? हाँ, 3 नंबर कार्बन पे कैसे फॉस्फेट बच गया? तो याद रखिएगा, आपको ध्यान देना है 2 मोल ऑफ ग्लूकोज, सॉरी 1 मोल ऑफ ग्लूकोज जो टूटता है तो ग्लिसरिक एसिड बना, ठीक है। तो इसको समझना है, यहाँ पे रिएक्शन जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो डिपेंड करता है आप पे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, ठीक है। अगर हम सिर्फ यहाँ पे अगर 1 ADP लिखते तो 1 ATP बनाते, यहाँ पे 2 लिखा है इसलिए 2 ATP बनाया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। ये जो आपका 3 PGA है इसका क्या होता है? इसका क्या होता है? अब यहाँ पे इसका आइसोमेराइजेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या होगा? आइसोमेराइजेशन। यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसको कहते हैं क्या है? कौन सा एंजाइम है? आइसोमेराइजेशन यहाँ पे जो हो रहा है ना, यहाँ पे आइसोमेरेज नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट है म्यूटेज एंजाइम। म्यूटेज मतलब इसको भी चेंज करने वाला, म्यूटेशन यानी चेंज करने वाला म्यूटेज एंजाइम है। तो म्यूटेज एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है? तो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का मतलब क्या? 2 मॉलिक्यूल नहीं, 2 नंबर, ठीक है। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम कह सकते हैं 2 PGA। और यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं क्या है? कौन सा प्रोसेस हुआ है? आइसोमेराइजेशन। क्या हुआ है? आइसोमेराइजेशन। कुछ नहीं है, 3 नंबर पे था वो क्या हो गया है? 2 नंबर पे चला गया, चेंज हुआ ना, चेंज हो गया सिर्फ, ठीक है, सिर्फ चेंज हो गया। 3 नंबर से क्या हुआ? 2 नंबर पे चला गया। आइसोमेराइजेशन में तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज में बदल सकता है, तो यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल गया। आ रही बात समझ में? ठीक है, आ रही बात समझ में? अब याद रखना ये भी है कि जहां पर भी आप आइसोमेराइजेशन दिखाते हो वहां पे आप क्या दिखाओगे? डबल एरो दिखा दोगे, क्योंकि एक्सचेंज प्रोसेस है ना ये, है ना। अरे बस समझ में 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ जो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इससे क्या होता है? इसमें वाटर ऐड हो सकता है और इसमें वाटर रिमूव हो सकता है, ठीक है। अगर इसमें से वाटर रिमूव कर दिया जाए, इस प्रोसेस में यहाँ से वाटर अगर रिमूव होता है, H2O अगर निकलता है, तो इसमें ग्लिसरिक एसिड में हाइड्रोजन हटा ना जी। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में हाइड्रोजन क्या हुआ? हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी हटा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हटता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के हटने के इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डिहाइड्रोजिनेशन। कैसा प्रोसेस हुआ? डिहाइड्रोजिनेशन, या हम इसको क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन बोल सकते हैं शॉर्ट नेम में। वाटर निकला ना, तो डिहाइड्रेशन हुआ। वाटर रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन जो हुआ है वो किस एंजाइम के प्रेजेंस में हुआ है? यहाँ पे एक एंजाइम है, इसका नाम है इनोलेज। कौन सा एंजाइम? इनोलेज। तो वाटर के रिमूव करने पर ये 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है
फॉस्फोइनॉल, है ना, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट किसमें कन्वर्ट होता है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हुआ? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अरे बात समझ में? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, इसका यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट यहाँ पर किसमें कन्वर्ट होगा? तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट यहाँ पर से इसका जो रिएक्शन चलता है, यहाँ पर होता ये है कि 2ADP कन्वर्ट होगा यहाँ पे 2ATP में, और यहाँ पर जब फॉस्फेट निकलता है, फॉस्फेट रिलीज करता है, जब फॉस्फेट निकल जाता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से, जब फॉस्फेट निकला तो फॉस्फेट निकला तो क्या बच जाता है? क्या बन जाता है मालूम है? क्या बन जाता है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से जब 2 फॉस्फेट निकल गया तो फॉस्फोइनॉल खत्म हो गया, फॉस्फोइनॉल क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो फॉस्फोइनॉल जब पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तब जाकर के फॉर्मेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ किसका बचता है? कौन बचता है? पायरुवेट बचता है ना। और पायरुवेट का कितना मॉलिक्यूल बनता है? तो 2 मॉलिक्यूल। कितना मॉलिक्यूल? 2 मोल ऑफ पायरुवेट। ये संख्या दिखा रहे हैं। अगर संख्या दिखाना है तो ऐसे करके दिखा सकते हो, 2 इंटू पायरुवेट। संख्या दिखाने के लिए इंटू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? तो एंजाइम यहाँ पे आपको जो प्रेजेंट है वो एंजाइम है पायरुवेट काइनेज, या शॉर्टली कहो तो काइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? काइनेज। कौन सा एंजाइम? काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में लास्टली क्या बन गया? तो फॉर्मेशन हो गया पायरुवेट का। और इस प्रोसेस को हम यहाँ पे प्रोसेस जो है एटीपी बना, तो ये प्रोसेस क्या कहलाया? एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, तो आपने देखा कि कितने केमिकल रिएक्शन इसमें हुए, तब जाकर के ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। आई बात समझ में? यस। ठीक है, कंप्लीट है। 2 मोल ऑफ पायरुवेट यहाँ पे आपको मिल गया है। क्लियर? 3 कार्बन मॉलिक्यूल का 2 पायरुवेट आपको मिल गया। हाँ, ओ ये तो नीचे की आवश्यकता है नहीं, समझ ही गए होगे। चलिए, तो कितने रिएक्शन हो कुल मिला करके? कितने रिएक्शन हुए? 9 9 या 10? कितना हुआ? 9 एक रिएक्शन इसमें बीच में, 9 इसमें एक रिएक्शन गैप किया गया है ना, एक रिएक्शन को गैप कर दिया है। ठीक है, तो 9 रिएक्शन इसमें हो गए। ऐसे 10 रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको आगे ले चलते हैं। कहाँ पे ले चलेंगे?